हेलो, दिस इज के एम एस सर। चैप्टर चल रहा है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना सीख लिया है और कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक और रासायनिक गुण यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी, सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और PCl5 के साथ, और PCl3 के साथ, और इसके बाद हमने SOCl2 के साथ रिएक्शन देख ली है। आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की 3-4 कंपोनेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब आपको पता होता है, जिनमें COOH फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की आज हम रिएक्शन कराएंगे बच्चों अमोनिया के साथ। अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, अमोनिया का मतलब होता है NH3। पहली रिएक्शन आज देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करेंगे, पूरे इंटरेस्ट के साथ और ध्यान के साथ देखें। दूसरी बात, फिर उसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की यहां पर एल्कोहल के साथ। एल्कोहल का मतलब होता है जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH हो। और थर्ड, हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन खुद कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे। पेपर में पूछेगा आपसे क्या होगा जब इनकी रिएक्शन इनके साथ कराएंगे। तो देखिए, आपको कुछ जानकारी मैंने दे रखी है, कुछ टिप्स की। सबसे पहले आप ध्यान रखें, अगर हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो आपको मैंने सबसे पहली बात ये बता रखी है कि भी कार्बोक्सिलिक एसिड एक अम्ल होता है, एसिड होता है, तो ये तो अपना H निकालेगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड किसी के भी साथ रिएक्शन करेगा तो वो H+ निकाल देगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप पहला टिप, दूसरा टिप आप आज की क्लास में ये ध्यान रखेंगे, आपको रिएक्शन के बारे में मैंने ये भी बता रखा है कि भाई जब किसी चीज को भी हम गर्म करते हैं तो उसमें से वाटर बाहर निकल जाता है या उसके अंदर कोई गैस मौजूद होती है, जैसे अमोनिया, CO2, लाइक इस तरीके की गैस वो बाहर निकल जाती हैं। और मैंने ये बता रखा है कि कहीं भी पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट आपस में पास हो तो वो एकदम भागकर आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। मतलब पहला टिप मैंने क्या बताया कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी रिएक्शन करेगा तो वो अपना H+ दान करेगा, ठीक है भाई। अगर उसे कहीं माइनस वाली चीज दिख जाए तो वो एकदम उसके साथ जुड़ जाएगा। और दूसरा, मैंने ये भी बता रखा है कि भी किसी चीज को गर्म करते हैं तो वाटर निकल जाता है वहां से, या अमोनिया निकल जाती है, CO2, मतलब गैस कोई भी हो वो बाहर निकल जाती है। चलिए, इतने कुछ टिप ध्यान रखें और अब आप रिएक्शन को शुरुआत करें। चलो, सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ? अमोनिया के साथ। मतलब पिछले ये हमने 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन हमने देख ली थी। आज 7वीं रिएक्शन है हमारी, रिएक्ट विद अमोनिया, मतलब कि अमोनिया के साथ क्रिया। तो देखिए, अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है NH3 होता है। तो रिएक्शन कराओ कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब COOH, और यहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम जोड़ सकते हैं, जैसे CH3। इसका नाम एसिटिक एसिड होता है, आपको पता होगा। अब इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराते हैं। देखिए क्या होगा, NH3। देखो बच्चों, मैंने क्या बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या निकालता है? H+। तो ये H+ जैसे ही निकालेगा, अब ये इस H+ को निकालेगा तो ये H+ जो है ये आपका ले लेगा यहां पर। ये अमोनिया जो होता है आपको पता होगा, तो ये इस H+ को ग्रहण कर लेगा, जिसकी वजह से अमोनिया ने H+ को लिया तो मतलब क्या होगा कि H पॉजिटिव होता है तो नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा एक्स्ट्रा, और इसने H+ निकाला, मतलब प्लस वाली चीज निकाल दिया कार्बोक्सिलिक एसिड ने, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, इसने तो अपना H+ निकाला। अब जब ये H+ निकालेगा तो इस H+ को कौन लेगा? अमोनिया। अब अमोनिया पॉजिटिव चीज को लेगी तो ये खुद पॉजिटिव हो जाएगी, और इसने अपनी पॉजिटिव चीज निकाल दी तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो, ये वाला इतना जो पोर्शन है CH3COO, ये माइनस का हो गया, और ये H को ले लेगा तो ये प्लस का हो गया। मतलब क्या बन जाएगा, देखो जरा, CH3COO, ये माइनस CH3COO, ये माइनस का है, और ये NH3 एक NH4 को ले गया, मतलब यहाँ पे एक H बन जाएगा, तो NH4 ये प्लस का है, तो ये बस माइनस प्लस आपस में जुड़ जाएंगी, और ये CH3COO माइनस और NH4 प्लस। ठीक है जी। अब इसके बाद इसको हीट कर दो। हीट करेंगे जब रिएक्शन को, देखो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। मैंने आपको बताया जब भी रिएक्शन को गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस माइनस आपस में जुड़ गया, और उसके बाद गर्म कर दो रिएक्शन को तो वाटर निकलेगा। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन को ले जाएंगे, मतलब क्या हुआ, वाटर आपका रिमूव हो गया, और देखो क्या बना बच्चों, CH3CO।
CH3CO, क्योंकि ये ऑक्सीजन निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया यहां से और 2 हाइड्रोजन निकल गया वाटर के फॉर्म में। जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमारे पास बना देखो CH3CO, और यहाँ NH4 की बजाय क्या बच गया, NH2, और इसका नाम होता है, जहां CONH2 ग्रुप आ जाए उसको कहते हैं हम एमाइड। इस तरीके से ये पहली रिएक्शन आपने देख लिया। अब आपको जो मैं दूसरी रिएक्शन दूंगा, इस दूसरी रिएक्शन को आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए, अगर वो कहता है, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, पेपर में आपसे कहेगा कि एसिटिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराइए, तो आप इस रिएक्शन को कराएंगे। अब इसके बाद अगर इसी तरीके की रिएक्शन वो कह लेता है आपसे कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराइए, तो देखो क्या करोगे, बेंजोइक एसिड का मतलब है बेंजीन लो, आप बेंजीन की ये स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे COOH लगा दो, ये बेंजोइक एसिड हो गया, और अब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, मतलब NH3 के साथ। चलो अब आप इस रिएक्शन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए और प्रोडक्ट को देखिए क्या बनता है। तो क्या देखा आपने, देखो ये H+ डोनेट करेगा, जब ये H+ डोनेट करेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये H+ को ले लेगा तो ये H+ को लेकर के पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा आपके पास, देखो ध्यान दो, COO ये तो माइनस का हो गया बच्चों, और ये NH3 एक H लेके पॉजिटिव हो गया और इसके साथ जुड़ गया NH4 पॉजिटिव। अब इसके बाद इसको हीट करो, हीट करने का मतलब गर्म का ये निशान लगाओ, और देखो क्या होगा, ये 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ले जाएंगे एक ऑक्सीजन को, यहाँ पे गैस निकल गया, मतलब वाटर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। चलो तो क्या बनता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर C, और ये तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में, माइनस वाटर, और क्या बचा हमारे पास यहाँ पे CONH2। इसका नाम होगा, ये बेंजीन ग्रुप है और ये एमाइड ग्रुप है, CONH2 को एमाइड कहते हैं, तो ये हो गया बेंजीन एमाइड, मतलब बेंजीन एमाइड बन गया। चलो इस तरीके से हमने रिएक्शन को सीख लिया। मतलब अगर हम ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड की, बस कार्बोक्सिलिक एसिड की ध्यान रखें, कभी भी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ तो हमारे पास लास्ट में क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, एमाइड। चले जी ठीक है। इसके बाद इसी तरीके का हम थर्ड वेरिएशन, थर्ड एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पास एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला हमने नॉर्मल करा दिया, फिर हमने बेंजोइक एसिड के साथ करा दिया, एक और पोर्शन हमारे पास एनसीईआरटी में मेंशन है, उसको भी हम करेंगे। देखो एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, ये बेंजीन है, बेंजीन में 2 COOH समूह लगा दिए और वो फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन कह रहा है, इसको कहते हैं ये बेंजीन है। और देखो ये पहली लोकेशन, इसको हमने मान लिया दूसरा कार्बन, दूसरी लोकेशन, यानी कि इसका नाम हम ये कह सकते हैं बेंजीन, और बेंजीन 1 और 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो इसको हम कहेंगे बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, वो कह रहा है आपसे बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराने के लिए, अमोनिया के साथ। तो देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो NH3। अब बोलो क्या करें, देखो आपको तो मालूम है कि ये H+ डोनेट करेगा। अब इसके पास 2 COOH है, मतलब बेंजीन डाई कार्बोक्स 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि इसके पास बेंजीन में 2 COOH समूह जुड़े हुए हैं। अब मतलब ये है, ये भी H+ डोनेट करेगा, ये भी H+ डोनेट करेगा। अब जब ये H+ डोनेट करेगा तो इसको तो H+ को कौन ले लेगा, अमोनिया, यानी कि यहां पे चला जाएगा। लेकिन ये जो H है, ये इस H को कौन लेगा, तो इसका मतलब इसके लिए एक और अमोनिया हमें देनी होगी, मतलब यहां पे 2 अमोनिया रिएक्शन करेंगी। ठीक है जी। अब क्या होगा, एक H+ इसने डोनेट किया, एक H+ इसने डोनेट किया। जब ये H+ को डोनेट कर गए तो देखो आपके पास क्या बना, आप इस रिएक्शन को सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे COO और यहाँ पे भी COO, और देखो ये NH3 की जगह क्या हो गया, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, और ये निगेटिव भाग है, ये पॉजिटिव, इस तरीके से आपस में जुड़ गए। ये निगेटिव भाग था, यहाँ पे NH4 आ गया, NH4, और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप आगे कराओ, आगे प्रोसीड कैसे करोगे बोलो, गर्म कर दो, सेम कहानी है, कोशिश करिए। क्या होगा देखो, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को ले जाएगा, यहां से भी 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को, मतलब क्या होगा, सेम कहानी उसी तरीके से 4 हाइड्रोजन में से एक ऑक्सीजन को ले गया, मतलब वाटर बाहर H2O, और इसी तरीके से यहां से भी 4 हाइड्रोजन में से ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को ले गए, मतलब H2O। इस तरीके से एक H2O यहां से, एक H2O ऊपर से, 2 H2O बाहर निकल गया, मतलब यहां पे लिख दो -2H2O। अब देखो क्या बना हमारे पास, देखिए प्रोडक्ट, आगे रिएक्शन को फॉरवर्ड करें तो क्या बना हमारे पास, CONH2 और CONH2। या तो आप इस रिएक्शन को यहां पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आगे और बढ़ाना चाहे पूरी रिएक्शन को तो इसको गर्म कर दो। अब गर्म करने पे देखो क्या निकल सकता है, मैंने आपको बताया कि भाई जब गर्म करते हैं तो गैस निकल जाती है। अब गर्म करो, देखो यहाँ पे NH2 है, तो इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, NH2 जो है एक हाइड्रोजन यहां से ले जाएगी, मतलब आपके पास NH2 और एक हाइड्रोजन ये
ये -NH3। इस तरीके से अमोनिया बाहर निकल गया आपके पास और देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पे आपके पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है CO और यहां पे बच रहा है बच्चों CO, यहां पे CO और ये क्या बच रहा है NH। तो इनको आपस में जोड़ दो NH, इसका नाम होता है थैलीमाइड। इस तरीके से थैलीमाइड, वो पेपर में आपसे कहेगा कि बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से थैलीमाइड को बनाइए, तो क्या करोगे अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, फिर ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसके बाद हीट कर दो, वाटर निकल गया। सेम अभी तक तो वही काम चलता आ रहा है, बस लास्ट में क्या कर सकते हो, अगर आगे भी या तो यहीं पे रोक दो रिएक्शन को, अगर आगे भी चाहो तो गर्म करके अमोनिया गैस बाहर निकालोगे और देन यू विल फाइंड थैलीमाइड। इस तरीके से ये तीनों रिएक्शन जो आपने देखी, आज हमने देखा अभी तक अमोनिया की रिएक्शन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ। पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को एलिफेटिक फॉर्म में लिया, एसिटिक एसिड, फिर हमने बेंजोइक एसिड लिया, फिर हमने बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया। रिएक्शन की आप बार बार ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहे, तीनों रिएक्शन की बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद देन यू विल फाउंड बेटर इंप्रूवमेंट इन योर सेल्फ। चलिए अब बात करते हैं, हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन देख ली। आज की जो हमारी क्लास थी वो हमने किस किस के साथ करानी है रिएक्शन। पहली रिएक्शन हमें अमोनिया के साथ करानी है, दूसरा रिएक्शन हमें OH ग्रुप के साथ करानी है। तो चलिए अब OH ग्रुप के साथ आपको रिएक्शन सिखाते हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह यानी अल्कोहल के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो देखिए जरा, OH समूह का मतलब क्या होता है, रिएक्शन किसकी करानी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड को CH3COOH, और किसके साथ रिएक्शन करानी है, OH ग्रुप हो। OH का मतलब हम यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा सकते हैं, मतलब ये मैथिल अल्कोहल हो गया। और ध्यान रखना इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हम H+ डाल सकते हैं, लाइक H2SO4 विच इज कॉल्ड एसिड, और इसके बाद इस रिएक्शन को आगे करते हैं। ठीक है जी, आगे चले। इसके बाद तो क्या होगा, देखो मैंने बताया, अब आप इस रिएक्शन को खुद से कराने की कोशिश करिए। अच्छा क्या बता रखा है मैंने कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो H+ डोनेट करेगा, ये लो H निकाल दिया। अब H पॉजिटिव होता है, उसे पास में ही OH दिख गया। OH निगेटिव होता है, मैंने आपको बता रखा है, H जैसे ही दान करेगा उसे OH दिखाई देगा, OH माइनस का होता है। इस तरीके से H, एक H ये रहा, एक H ये रहा और O ये रहा, मतलब H2O बाहर निकल गया आपके पास। ठीक है जी, वाटर बाहर निकल गया। क्या बचा, देखो इधर बच रहा है CH3COO, ये माइनस का पोर्शन, और ये प्लस का, मतलब CH3COO और ये CH3 आपस में जुड़ गए, मतलब CH3COO C2H5, और इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। सॉरी यहाँ पे आप कर सकते हो, ये CH3 लिख रहा है तो यहाँ पे CH3 और देखो जहां COO ग्रुप आ जाए और इधर एल्किल समूह हो, इधर एल्किल समूह, इसको कहते हैं हम एस्टर। चलिए दूसरी रिएक्शन देखते हैं। चलिए जैसे हमारे पास ये है CH3COOH और वो आपसे कह देता है कि इस बार एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओ। एथिल अल्कोहल का मतलब होता है यहाँ पे C2H5 लिख OH, ये एथिल अल्कोहल, रिएक्शन कराओ H2SO4 की प्रेजेंस में। देखो क्या बन रहा है बच्चों, ये H+ डोनेट करेगा, यहां से निकलता है आपका OH ग्रुप, सामने निकलता है आपका वाटर, और आपके पास देखो क्या बचा CH3COO, और इस तरीके से C2H5 इसके साथ आके जुड़ गया। और ध्यान रखना आप, ये COO है, इसके तरफ अगर CH3 C2H5 जैसा ग्रुप इधर भी जुड़ा हो और इधर भी जुड़ा हो तो इसको कहते हैं हम एस्टर, मतलब एस्टर बन गया। और इस रिएक्शन को क्या, इस रिएक्शन में हमें एस्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे एस्टरीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन मतलब हिंदी में कह सकते हैं एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण पे टिप्पणी करने के लिए आएगी तो आप क्या लिखोगे कि भाई जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाती है, कोई भी एसिटिक अम्ल हो, कोई भी अल्कोहल हो, एसिटिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में, एसिटिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ कराई जाती है, तो हमारे पास एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण कहते हैं। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके बाद। चले आगे बात करें, हमने एल्कोहल के साथ रिएक्शन देख ली, अब बात करते हैं कि एसिटिक अम्ल की रिएक्शन एसिटिक अम्ल के साथ। ये अजीब है, एसिटिक अम्ल की रिएक्शन एसिटिक अम्ल के साथ, खुद की रिएक्शन खुद के साथ कैसे होगी। चलो देखो, अगर इनको स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊं तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है। देखो CH3 और आगे C इस तरीके से, फिर दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ती हैं, डब, ठीक है जी, और यहाँ पे OH, इसी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर CH3, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे जनरेट होगा, बनाता है, और ये फिर इसके बाद है OH ग्रुप, मतलब इस तरीके से OH। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया ये स्ट्रक्चर है। अब देखो रिएक्शन को बस कराना क्या है, H डोनेट करा दो, यहाँ से कहीं से भी एक H, यहाँ से एक H आएगा और वो OH को ढूंढेगा, माइनस मतलब प्लस वाला माइनस वाले को ढूंढेगा, उससे देखो यहाँ पे माइनस मिल गया, मतलब OH मिल गया, और क्या बाहर निकल जाएगा, बोलो वाटर बाहर निकल गया। और इस तरीके से आपके पास देखो क्या बन गया, इसकी ऑक्सीजन की तरफ की इधर की जो वैलेंसी है, ये वैलेंसी खुली रह गई, और इधर की ये वैलेंसी खुली रह गई। बस ये वैलेंसी और ये वैलेंसी आपस में जोड़ दो और आपके पास प्रोडक्ट बन गया। देखो CH3, इसको ऐसा का ऐसा ही लिखो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O। ठीक है जी, ये जो इधर की वैलेंसी खुल रही है इस वैलेंसी के साथ जोड़ दो, ये लो,
यहां पे क्या जोड़ना है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बन गया आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करा तो इसमें से पानी निकल गया, मतलब ये एनहाइड्रस बन गया, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। वो आपसे कहेगा पेपर में कि एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनता है, आप बताएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। कैसे बनाएंगे, बस पानी निकाल दो, एनहाइड्राइड बन जाएगा। इस तरीके से अभी तक हमने कौन कौन सी रिएक्शन को देखा, बोलो। सबसे पहले हमने अमोनिया की रिएक्शन को देखा, फिर हमने किसकी रिएक्शन को देखा, अल्कोहल की रिएक्शन को देखा, फिर हमने रिएक्शन को जाना है एसिटिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अमोनिया की रिएक्शन हमने पहले क्या देखा, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, फिर बेंजोइक एसिड ले सकते हैं COOH, और फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, इस तरीके से। और ये तो हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन देख लिया। इसी तरीके से हम OH ग्रुप की रिएक्शन करा सकते हैं, इसी तरीके से हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। सारी रिएक्शन की बार बार प्रैक्टिस करते रहे। और अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन की। स्पेसिफिक रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहली रिएक्शन जानते हैं अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो अपचयन का मतलब आपको पता होता है, अपचयन का मतलब होता है हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो तो उसको अपचयन कहते हैं। चलिए देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब CH3COOH। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी आपने स्ट्रक्चर को देखा है, CH3COO और यहां पर OH, ये स्ट्रक्चर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अपचयन कराना है, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, ये लो। और ध्यान रखना ये रिएक्शन एक कैटालिस्ट की उपस्थिति में होती है, और वो कैटालिस्ट हम ले सकते हैं LiAlH4, या इसकी जगह पे B2H6 भी हम ले सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा कैटालिस्ट हो गया। अब अपचयन कराओ, देखो क्या होगा। मैंने आपको ये बता रखा है कि अपचयन के समय जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पास पास होती है तो वो वाटर को निकाल लेते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे हम हाइड्रोजन की संख्या नहीं लिख रहे, अपचयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो। तो क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन है माइनस की और हाइड्रोजन है प्लस का, बस वाटर बाहर निकल जाएगा। प्लस माइनस तो चीज आपस में पास पास रह ही नहीं पाएंगी, तो ये वाटर बाहर निकाल गया यहाँ से। अब देखो क्या बना, मतलब दोनों वैलेंसी खुली रह गई, CH3C, और ये दोनों वैलेंसी खुली रह गई इस तरीके से। और इधर क्या लिख रहा है, OH, तो यहाँ पे OH लिख दिया हमने, प्लस वाटर बाहर निकल गया। अब जो दो वैलेंसी खुली इनको सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा हाइड्रोजन लगा दो, यानी कि HH हो गया। अब देखो प्रोडक्ट में हमारे कितने हाइड्रोजन यूज हुए, 2 तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगाए, और इस ऑक्सीजन को लेने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे, मतलब वाटर को निकलने में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे खपत हुई, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए। तो रिएक्शन में सामने लगा दो 4 का, बैलेंस होगी रिएक्शन, क्योंकि जितने इधर होते हैं, जितनी चीज की खपत होती है उतने हम सामने लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या बना, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, OH ग्रुप। OH ग्रुप जहां पे आता है उसको हम कहते हैं एल्कोहल। तो ये रिएक्शन आपने जान ली, ठीक है। इस तरीके से हम अपचयन के बारे में, रिडक्शन के बारे में क्या लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो हमारे पास एल्कोहल बनती है। बस ये भी रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला शब्द आता है, अगली स्पेसिफिक रिएक्शन आती है हमारे पास विकार्बोक्सिलीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट ये होंगी, ये स्पेसिफिक रिएक्शन जितनी भी अब चल रही है, ये सारी स्पेसिफिक रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। विकार्बोक्सिलीकरण, यहां से बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए विकार्बोक्सिलीकरण को हम इंग्लिश में कह सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। देखिए अब विकार्बोक्सिलीकरण को हम क्या कहेंगे, मतलब सबसे पहले विकार्बोक्सिलीकरण कराने के लिए देखिए आपको क्या करना होता है, एसिटिक एसिड को लो आप CH3COOH, और इसकी रिएक्शन पहले कास्टिक क्षार के साथ करा दो। सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि आप इस रिएक्शन को कराइए और बताइए क्या बन रहा है इसका प्रोडक्ट, करा के देखो। ये क्या करता है बोलो, क्या डोनेट करेगा, H। ये H डोनेट करेगा, इसे पास में ही OH मिल गया, यहां से आपका निकल गया पानी H2O के फॉर्म में। और ये CH3C माइनस का होता है, Na प्लस का, ये आपस में कनेक्ट होगी इस तरीके से CH3COONA। बस ये जो हमारे पास बना है CH3COONA, CH3COOH को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो CH3COONA बना है, Na का मतलब होता है सोडियम, और ये है हमारे पास एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट बन गया बच्चों। अब सोडियम एसीटेट, विकार्बोक्सिलीकरण का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप सोडियम लवण को लो, सोडियम लवण का मतलब CH3COONA, और इसकी रिएक्शन करा दो आप NaOH और CaO, सोडा लाइम के साथ, और मतलब बिना बुझे चूने के साथ, और साथ में कास्टिक क्षार के साथ। मतलब सोडियम साल्ट को लीजिए और इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, कास्टिक क्षार के साथ, और
CaO के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। जब इनकी रिएक्शन कराओगे तो ध्यान रखना दोनों रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे, रिएक्शन में केवल भाग कौन सा लेगा, NaOH। बस अब रिएक्शन करा दो। अब देखो क्या होगा, इधर Na है, इधर Na है, तो Na और ये इस तरीके से ये चीज आपस में बाहर निकलेगी। मतलब ये रिएक्शन विकार्बोक्सिलीकरण ये कहते हैं कि इसमें एल्केन बनता है। तो अब एल्केन को कैसे बनाए, देखो Na2 हो गया और ये CO के 2 हैं और एक ऑक्सीजन ये यहां से पकड़ेगा, ये जो बच रही है ऑक्सीजन इस तरीके से। देखो क्या बनना है बच्चों, CH3, यहां पे क्या बन गया, Na, मतलब Na के 2 बन गए, Na2 और ये C2O ये रही और एक O ये रही, मतलब Na2CO3 बन गया। और साथ में ये जो CH3 है ये इस H को ले गया इस तरीके से, साथ में हमारे पास बन गया मैथेन। मैथेन का मतलब एल्केन, एल्केन बनता है हमारे पास इस तरीके से। ये रिएक्शन यही बताती है विकार्बोक्सिलीकरण क्या बनता है, विकार्बोक्सिलीकरण में एल्केन। वो पेपर में कहेगा कि विकार्बोक्सिलीकरण के माध्यम से एल्केन को बनाइए, तो आप ये बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कास्टिक क्षार के साथ कराओ तो हमारे पास सोडियम साल्ट बनेंगे। फिर सोडियम साल्ट में क्या डाल दो, NaOH और CaO। ध्यान रखेंगे कि इस रिएक्शन में NaOH ही पार्टिसिपेट करेगा और बस आपको ये CH3 है इसको H प्रोवाइड कराओ, CH4 एल्केन तो बन गया, बाकी जो बच रहा है Na2CO3 वो आपका बाहर निकल गया। इस तरीके से विकार्बोक्सिलीकरण की थ्योरी आप लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया कास्टिक क्षार के साथ कराते हैं तो सोडियम साल्ट बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, सोडियम लवण बनता है, जो आप लिखना चाहें। फिर सोडियम लवण की क्रिया NaOH और CO के साथ कराई जाती है तो एल्केन बनता है। इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन यानी विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। चलिए अगली रिएक्शन है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट, हैलोजनीकरण, यानी कि इसका एक और नाम है या तो इस पे HVZ रिएक्शन। HVZ का मतलब हम कह सकते हैं हेल्वोल्हार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट जेलिंसी की अभिक्रिया, ये क्या होती है, इसको दूसरे नाम से हम जान सकते हैं हैलोजनीकरण, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए HVZ रिएक्शन ये कहती है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपको बता दो। कार्बोक्सिलिक एसिड को लीजिए और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जो है आप हैलोजन के साथ कराइए। हैलोजन में क्लोरीन हो सकता है या आपका ब्रोमीन हो सकता है, जो आपका मन करे। क्लोरीन और ब्रोमीन में से आप कुछ ले सकते हैं और ये रिएक्शन जो होगी वो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में होगी। और इससे पहले ये रिएक्शन ये कहती है कि इस रिएक्शन को केवल वे कार्बोक्सिलिक एसिड ही देंगे, मतलब HVZ रिएक्शन को केवल वे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। मतलब क्या हुआ, HVZ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है उनकी रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ जब रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराई जाती है तो हमारे पास अल्फा हेलो कंपाउंड बनते हैं, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इस रिएक्शन को हम HVZ रिएक्शन कहते हैं। चलिए इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। अल्फा हाइड्रोजन मैं आपको बता दूं, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है जैसे हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए जो कोई फंक्शन, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगला कार्बन कहलाता है बच्चों अल्फा कार्बन, और उससे अगला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन, और उससे अगला कार्बन कहलाता है गामा कार्बन। मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उससे अगला बीटा कार्बन होता है और उससे अगला कार्बन गामा कार्बन होता है। अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये कार्बन एक तो इधर से जुड़ गया, एक इधर से जुड़ गया, मतलब 2 वैलेंसी की कमी है, तो 2 वैलेंसी, एक हाइड्रोजन, इस तरीके से वैलेंसी 4 हो गया। और यहां पर भी H, यहां पर भी H, इस तरीके से ये जुड़ते चले जाएंगे, मतलब 4-4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। अब देखो क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तो कहलाएगा आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इसके पास इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2, और कितने बीटा होंगे, 2। इस तरीके से मतलब ये रिएक्शन ये कहती है HVZ कि वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा केवल वो ही HVZ रिएक्शन को देंगे। सबसे पहली बात तो आपको यही जाननी है, मतलब वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है उनकी रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराओ तो वहां पे हेलोजन परमाणु आकर के जुड़ जाता है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। इस रिएक्शन को हम HVZ रिएक्शन कहते हैं। तो चलो देखिए, चले करा लेते हैं रिएक्शन। इस बार देखो मैं आपसे कहूं COOH और यहां पे मैंने लिख दिया CHHH, बताइए क्या इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन है? आप कहेंगे यस। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड से अगला कार्बन अल्फा कार्बन,
अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं? 3, मतलब यहां पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन कराओ क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का मतलब Cl2, किसकी प्रेजेंस में करानी है बच्चों? रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। अब देखो क्या होगा, अब ये क्लोरीन का मतलब क्या होता है? Cl2 का मतलब यानी Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखो H पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव, तो ये जो Cl है ये एक अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा, कोई से भी अल्फा हाइड्रोजन को, और देखो क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। अब देखो ये जो यहाँ पे जगह खाली हुई, इस जगह पे दूसरा क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पे आ गया ये वाला Cl और आगे सेम का सेम, इस तरीके से। तो अल्फा हेलो, ये अल्फा लोकेशन पे आके हेलोजन परमाणु जुड़ गया, मतलब अल्फा हेलो, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं HBZ रिएक्शन। मतलब हमारा मतलब ये हुआ कि जब वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, जब उनकी क्रिया रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराई जाती है, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इस अभिक्रिया को HBZ रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये बात आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ये बताइए, जैसे हमारे पास ये लिख रहा है COOH और यहां पे वो कहता है आपसे CH3 का होल थ्राइस .C, और वो कह रहा है कि क्या ये रिएक्शन HBZ रिएक्शन देगा, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड HBZ रिएक्शन को देगा? तो आपको बस स्ट्रक्चर पता हो। देखो COOH ये हो गया और यहाँ पे अगला कार्बन है, ठीक है जी। अब अगले कार्बन से CH3 का होल थ्राइस है, मतलब 3 CH3 कितनी बार जुड़ रहे हैं? 3 बार। तो देखो एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। अब बताओ मुझे क्या ये HBZ रिएक्शन को देगा? देखो ये तो हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन ये वाला कार्बन है, मतलब ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है। अब बोलो अल्फा कार्बन के पास तो इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, डायरेक्टली अल्फा कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये HBZ रिएक्शन को नहीं देने का। चलिए अब एक रिएक्शन आप मुझे करा करके दिखाएंगे। देखिए ये रिएक्शन हमारे पास लिख देता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH। इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन सकती है। C और 3 हाइड्रोजन को CH3 को हम ऊपर नीचे रख सकते हैं, और ये CH2 है, मतलब CH और यहां पर COOH। और वो कह रहा पेपर में कि इस कंपाउंड की रिएक्शन HBZ रिएक्शन कराइए रेड फास्फोरस, मैंने लिख दिया। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और इस रिएक्शन को आप सोल्व करने की कोशिश करिए और क्या प्रोडक्ट आपके पास बनता है। क्या देखा आपने? देखिए ये तो आपका हो गया बच्चों फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा? तो पहली बात तो ये पता करो कि क्या ये HBZ रिएक्शन को देगा? आंसर है यस, इट विल गिव। तो क्या होगा जब ये अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा? बस क्या होगा, Cl2 का मतलब क्या है कि 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन कोई से भी अल्फा हाइड्रोजन को लेके निकल गया। देखो HCl बाहर निकल गया। अब जो वैलेंसी यहाँ पे खाली हुई उस खाली जगह पे आके Cl जुड़ जाएगा, मतलब देखो क्या बना, यहाँ पे बस Cl को जोड़ दो, बाकी सब कुछ सेम का सेम नोट करो, CH और यहाँ पे C ऊपर H, और यहाँ पे क्या जुड़ गया बच्चों? ये वाला Cl आके जुड़ गया, और ये क्या हो गया? COOH। तो ये हमारा HBZ रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। वो आपसे इसी तरीके से पेपर में बनवा सकता है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। अगर इसका IUPAC नाम देखें तो आप बता सकते हैं, देखो इसमें 3 कार्बन है। अगर आपने IUPAC पढ़ रखी है तो IUPAC भी आप बता सकते हैं, 1 2 3। अगर आपने IUPAC नहीं देखी तो वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन में दूसरी लोकेशन पे क्लोरो आ रहा है, तो हम कहेंगे 2 क्लोरो। 3 कार्बन है, प्रो सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में आ जाएगा ओइक एसिड, मतलब इस तरीके से 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। आप नाम भी बना सकते हैं। चलिए जी, आप HBZ रिएक्शन को जान गए, सीख गए। इसके बाद हमारी स्पेसिफिक रिएक्शन ऑलमोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। 1-2 चीजें और हमारे पास जो बची हुई हैं उनको भी बात कर लेते हैं। देखिए वो आपसे कह सकता है पेपर में कि हमारे पास ये देखिए COOH, और वो कह रहा है कि इसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ कराइए। तो बस इतना बात ध्यान रखेंगे, बेंजीन के हर जॉइंट पे जो बेंजीन के हर जॉइंट पर हाइड्रोजन होता है, मतलब ये ब्रोमिनेशन है। अगर वो कह दे कार्बोक्सिलिक एसिड का ब्रोमिनेशन कराइए, ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमीनीकरण, तो ध्यान रखेंगे कि आप मेटा लोकेशन पे जोड़ते हैं। देखो जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है उससे अगली जगह पर जो होती है उनको कहते हैं ऑर्थो, आपको पता होगा। उससे अगली जगह पर हम कहते हैं मेटा, और लास्ट वाली जगह को हम कहते हैं पैरा। ठीक है जी। अब क्या होगा, मतलब ब्रोमीन जो है वो 2 Br होते हैं, वहां पे 1 Br आप मेटा पे जोड़ दो, बस इस तरीके से। देखिए
COOH। वो ये भी रिएक्शन आपको पूरी कराने के लिए कह सकता है। आप यहाँ पे Br जोड़ देंगे और बच्चों 2 Br में से जहां पे ये Br जुड़ेगा वहां से एक H निकलेगा। आपको पता है वैलेंसी खाली होती है और वो एक H एक Br को ले गया, मतलब -HBr। चलो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन गया। चलो इसी तरीके से आप मुझे एक रिएक्शन करा के दिखाइए। वो पेपर में कहता है आपसे कि नाइट्रेशन कराइए, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब आपको पता होता है HNO3 के साथ रिएक्शन। तो देखिए क्या होगा, मतलब कहां पे जोड़ना है आप बस ये ध्यान रखेंगे, मेटा लोकेशन पे जोड़ना है। नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3। HNO3 की अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं OHNO2। चले आपको पता है ये भाग माइनस वाला होता है, ये भाग प्लस वाला होता है। अब क्या होगा, मतलब आपको नाइट्रीकरण में नाइट्रो ग्रुप जोड़ना होता है। तो यहाँ पे COOH बोलो कहां पर जोड़ोगे भाई, मेटा पे जोड़ो यहाँ पे, तो ये लो NO2। अब वहां पे जब NO2 ग्रुप जुड़ेगा वहां पे जाएगा तो वहां से एक H निकलेगा और वो OH को ले जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो गया। इस तरीके से आप नाइट्रीकरण कराएंगे। थ्योरी में आप लिख सकते हैं ब्रोमीनीकरण की जब कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया ब्रोमीन के साथ कराई जाती है तो ब्रोमो समूह मेटा पोजीशन पे आके जुड़ जाता है और मेटा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इस रिएक्शन को हम ब्रोमीनीकरण कहेंगे। और नाइट्रीकरण का मतलब हुआ जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाती है तो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप भी मेटा पोजीशन पर आकर जुड़ जाता है। अच्छा एक लास्ट रह गया हमारे पास इस फेसिक रिएक्शन का, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब आपको पता होता है, कोई भी किसी भी चीज की आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हो जैसे COOH तो वो आप एल्किल हैलाइड के साथ कराते हो और ये रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, तो आप ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन आपके पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, ये जो हमारा कैटालिस्ट होता है ये लुईस एसिड होता है और ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। लेकिन ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए इस रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही जाके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होती। वो आपसे कह सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है नहीं होती, तो आप बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती क्योंकि जो AlCl3 उत्प्रेरक कैटालिस्ट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से जाकर ही जुड़ जाता है स्पीड को बढ़ाने की वजह, जिसकी वजह से यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जितनी रिएक्शन है आप रिपीटली बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास एक लास्ट लेक्चर बच गया इस चैप्टर का और वो लेक्चर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का कौन ज्यादा अम्लीय होगा और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।